हेलो, वेलकम बैक। आज हमारे सामने ये दो क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, है ना। दोनों क्वेश्चन में आपको एक फिजिकल सिचुएशन दे रखी है और थोड़ा सा आपको सोच करके अपनी जो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है उससे आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है और आंसर टिक करना है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए कार्ट ऑफ मास m इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए मासलेस रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर, है ना। एक 10 मीटर की रस्सी से एक कार्ट बंधी हुई है ना। और इस रस्सी का जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा सिरा है, द अदर एंड ऑफ द रोप इज इन द हैंड्स ऑफ अ मैन, है ना, ऑफ मास m, है ना। दूसरा सिरा एक पर्सन के हाथ में है ना। अब पर्सन का मास भी m दे रखा है और कार्ट का मास भी m दे रखा है, यानी दोनों का सेम मास दे रखा है, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम, द एंटायर सिस्टम इज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना। जिस सरफेस पे ये सिस्टम है वो स्मूथ है, यानी ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। ओके, आपको ये भी दे रखा है कि द मैन इज एट x इज इक्वल टू 0 एंड द कार्ट x इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना। इस लाइन को लिखने की भी वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करते तो क्योंकि रस्सी की लेंथ 10 मीटर है तो मैन आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे और कार्ट x इज इक्वल टू 10 मीटर पे, है ना। अब जो यहाँ पे जो फिजिक्स हो रही है, यानी यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है वो क्या है, जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे वो क्या है, द मैन पुल्स द कार्ट बाय द रोप, है ना। जो पर्सन है उसने कार्ट को खींचना शुरू कर दिया रोप से, है ना। ओके, तो आपसे पूछा गया है द मैन एंड द कार्ट विल मीट एट द पॉइंट, है ना। तो मैन और कार्ट कौन से पॉइंट पे मिलेंगे, है ना, ठीक है। एक ऑप्शन इसमें यह भी लिखा हुआ है दे विल नेवर मीट, है ना। ओके, हम ये डिस्कस करेंगे कि देखो इन ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे और इसकी फिजिक्स को भी डिस्कस करते हैं, है ना। वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है और यहाँ से इसको समझ के आंसर टिक किया जा सकता है आसानी से, है ना। लेकिन इसकी पूरी फिजिक्स समझते हैं और फिर इसको टिक करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमको दे रखा है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। इसका मास m दे रखा है और यहाँ पे एक कार्ट आपको दे रखी है, ठीक है। इसका मास भी m है, ठीक है। ये कार्ट है, ये पर्सन है और एक रस्सी आपको दे रखी है कि रस्सी इस तरीके से बंधी हुई है और ये पर्सन इस रस्सी को पुल करता है, ठीक है ना। अभी ये सिचुएशन हम देख रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है कि ये x इज इक्वल टू 0 पे है और ये x इज इक्वल टू 10 मीटर पे है ना, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है ना। दोनों पर्सन, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है दोनों का मास सेम है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है ना। अब आप ये बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ठीक है। ओके, है ना। आप बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इस सिस्टम का अभी, है ना। ओके, बहुत आसान है ना। हमको कॉमन सेंस से ये मालूम चल रहा है कि दोनों का मास सेम है। जब दोनों का मास सेम है तो बिल्कुल सिंपल है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बीचों बीच होगा, है ना। यानी बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 मीटर, है ना। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है क्योंकि दोनों मास सेम है ना, और x तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अभी ये वो सिचुएशन हम देख रहे हैं, अभी इसने खींचना चालू नहीं किया, है ना। अभी इस पर्सन ने इसको खींचना चालू नहीं किया, अभी सब कुछ रुका हुआ है, ठीक है। ये कार्ट इधर है, पर्सन इधर है, अभी चीज़ें रुकी हुई है ना। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 5 मीटर, यहाँ पे बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि, है ना, देखो ये आपका पर्सन है ना, मास m, और ये आपका कार्ट है, ठीक है। इसका भी मास m है ना। अब, है ना, ये नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि स्मूथ है, ठीक है। तो आपका सिस्टम क्या हो गया, ये जो पूरी चीज है ये आपका सिस्टम है ना। अब सपोज कीजिए क्या होता है कि, है ना, अभी अब हमने देखा था कि ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसके बीचों बीच है ना। यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ गया इसका, x इज इक्वल टू 5 पे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है।
ये सिचुएशन है ना। आप सपोज कीजिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है इस कार्ट पे, कि कोई एक्सटर्नल पर्सन या कोई एक्सटर्नल फोर्स कहीं से भी इस कार्ट को पुश करती है, ठीक है। तो है ना, सपोज कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है और इसकी वजह से इस कार्ट को पुश करके ये कार्ट थोड़ी आगे खिसक जाती है ना। तो कार्ट ये खिसक के आगे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है सपोज कीजिए, है ना। तो ये कार्ट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से खिसक के आगे आ गई, है ना। अब आप मुझे बताइए कि अब इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ होगी, है ना। ओके, है ना। आप मुझे बताइए कि जब ये कार्ट पुश होकर के यहाँ अपनी पोजीशन से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाती है, तो अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। ओके, है ना, थोड़ा सोच के देखो, ठीक है ना। अब आप देखो कि ये जो नई सिचुएशन आ गई, इसमें कार्ट खिसक करके यहाँ पे आ गई, है ना। पर्सन अभी भी उधर ही है और ये कार्ट इधर है ना। अब अभी भी क्या होगा, दोनों का सेम मास है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, दोनों के बीचों बीच होगा, है ना। यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर है एम मास का और ये पर्सन इधर है, तो दोनों के बीचों बीच, यानी इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना। तो यानी आपने देखा कि सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया ना। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो पहले यहां थी वो शिफ्ट हो गई, क्योंकि कार्ट जब शिफ्ट हुआ तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो गया, है ना। बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि जब कार्ट शिफ्ट हो गई यहां पे, तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो गया, नया सेंटर ऑफ मास इधर आ गया। कैलकुलेट करने का तरीका वही है कि दोनों जब सेम मास के हैं तो दोनों के बीचों बीच सेंटर ऑफ मास आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, ठीक है। और क्यों सेंटर ऑफ मास क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगी सिस्टम के ऊपर। जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, है ना। एक जो कंसेप्ट आपको मालूम होगा कि अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है, नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती, है ना। सेंटर ऑफ मास के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता और उसकी पोजीशन सेम रहती है, वो उसी जगह पर रहेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है तो क्या होगा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई होती है तो जिस तरीके से न्यूटन्स लॉ में हम देखते हैं कि फोर्स अप्लाई होती है तो मास अपनी पोजीशन चेंज कर देता है ना। तो उसी तरीके से जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। कोई नई चीज नहीं है, समझने वाली चीज है ना। सिंपल फिजिक्स है कि जब आपके ऊपर फोर्स लग रही है, बाहरी दुनिया से आपके सिस्टम पे फोर्स लग रही है, तो जो मास का सेंटर है वो शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि न्यूटन्स लॉ में जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो जो ब्लॉक होता था वो शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही, है ना। तो ये दो कंसेप्ट थे सेंटर ऑफ मास के, है ना। ओके, अब हम तीसरी चीज देखते हैं यहाँ पे कि अब की बार क्या होगा कि ये पर्सन इधर है और ये कार्ट इधर है, ठीक है ना। इसका भी मास m है और इसका भी मास m है ना, ठीक है। अब ये आपका सिस्टम है ना, ये आपका सिस्टम है पूरा। अब की बार क्या होता है कि, है ना, ये सिस्टम है। अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, दोनों के बीचों बीच है ना। तो यहाँ पे x = 5 पे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है आपका। अब की बार क्या होता है कि ये पर्सन चलने लग जाता है ना, चल करके थोड़ा पास आता है, ठीक है। तो ये पर्सन अब की बार चल के खुद अपनी मर्जी से चल के आगे आ जाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस नई सिचुएशन में इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, है ना। ओके, आप मुझे बताइए कि
अब कहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, है ना। ये पर्सन आगे की तरफ अपनी मर्जी से चल के आ जाता है, तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा एक है चीज, है ना। अभी भी आप देखो कि, है ना, जब ये नई सिचुएशन आ जाएगी तो इस पर्सन का भी मास कितना है, अभी m ही है ना। तो अब जब ये आगे आ जाएगा तो आपने देखा कि दोनों इधर m मास है, इधर m मास है, दोनों सेम मास है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, दोनों के बीचों बीच होगा, यानी इन दोनों के बीचों बीच होगा। तो नया जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी इस तरफ आ गया थोड़ा, है ना। आपने देखा कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया है ना। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहां से शिफ्ट होकर इधर आ गई, है ना। ओके, अब एक बच्चे ने पूछा सर कि ऐसा कैसे हो गया, है ना, कि ये जो पर्सन है ये तो अपनी मर्जी से चलाए, सिस्टम के अंदर की बात है ना, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही उस बच्चे के हिसाब से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तो फिर ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कैसे हो गया। अभी तो हमने ये देखा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं होती, वो उसी जगह रहती है ना। तो फिर अब ये कैसे हो गया कि जब ये पर्सन आगे आया तो ये तो अंदर ही सिस्टम की बात है, पर्सन अपनी मर्जी से चलाए, तो फिर ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कैसे हो गया, है ना, सोचने वाली बात है ना। ओके, आप ये देखो कि ऐसा हमको लग रहा है, आप ये देखो कि हम चलते कैसे हैं, है ना। आप क्या करते हो, चलने के लिए ग्राउंड पे फोर्स लगाते हो, आप ग्राउंड को पुश करते हो और ग्राउंड आपको पुश करता है और उसकी वजह से हम आगे की तरफ चलते हैं, है ना। यानी एक जो एक्सटर्नल चीज आ गई ना, एक ग्राउंड, है ना, यानी आपने ग्राउंड पे फोर्स लगाई और ग्राउंड की ने आपको फोर्स दी और उसकी वजह से आप आगे चल रहे हो, ठीक है ना। जब भी हमको चलना होता है तो ग्राउंड को हम एक तरीके से पुश करते हैं, इस तरीके से पुश करते हैं कि वो हमको आगे की तरफ फोर्स देता है, ठीक है ना। जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन होगा, है ना, दोनों साइमल्टेनियस होते हैं। तो इस पर्सन ने ग्राउंड के साथ इंटरेक्ट किया और एक फोर्स जनरेट की और उस फोर्स की वजह से वो आगे की तरफ जा रहा है। तो एक्सटर्नल चीज आ गई ना यहाँ पे, जो ग्राउंड है वो एक एक्सटर्नल चीज है। तो ये जो फोर्स जनरेट हुई यहाँ पे आपके चलने की वजह से, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो इंटरनल फोर्स नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्स है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई, उसकी वजह से आप चल रहे हो और इसलिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके, यहां पे ग्राउंड के अंदर फ्रिक्शन है तभी तो आप चल पा रहे हो। अगर हमारे ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हम चल नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वो फोर्स ही जनरेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने मान रखा है कि ग्राउंड में फ्रिक्शन है और इस पर्सन ने ग्राउंड को पुश किया, कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट हुई और उसकी वजह से आगे चला और इसीलिए सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे ग्राउंड ने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसकी वजह से हो रहा है ना। तो चीजें ठीक है, यानी आपने देखा कि जब कार्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगी तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, जब ये पर्सन आगे चला तो भी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ना। एक चीज तो क्लियर दिख रही थी और दूसरी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि ग्राउंड की वजह से फोर्स जनरेट हुई है, ठीक है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन की सिचुएशन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये पर्सन है ना, ये आपका सरफेस है ग्राउंड और ये आपका कार्ट है, ठीक है। एक रस्सी है ना, रस्सी बंधी हुई है और ये पर्सन इसको पुल कर रहा है, ये है सिचुएशन, है ना। अभी शुरुआत में क्या है कि ये तो x इक्वल टू 0 पे है और ये x इक्वल टू 10 मीटर पे है। तो सेंटर ऑफ मास शुरुआत में कहाँ पे है, x इक्वल टू 5 पे मीटर पे है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। आपका सिस्टम क्या है, ये जो पूरा चीज है ये आपका सिस्टम है ना। अब आप देखो कि जब ये पर्सन इस रस्सी को खींच रहा है तो वो फोर्स कौन सी है ना, ये
दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हैं इस रोप से, रोप मासलेस है, तो ये क्या हो गया, इस सिस्टम की इंटरनल फोर्स हो गई, है ना। ये उस सिस्टम के दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रही है ना। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक फोर्स को शेयर कर रहे हैं और दोनों पे फोर्स लग रही है, ठीक है ना। जैसे कि न्यूटन लॉ होता था, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है ना, कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए फोर्स लगाने के लिए, ठीक है ना। तो दो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, एक फोर्स को शेयर करते हैं, है ना, दोनों का रोल होता है इस फोर्स को जनरेट करने में, ठीक है ना। अगर इस काट में कोई मास नहीं होता तो क्या रस्सी में टेंशन आ पाती, नहीं आ पाती, है ना। यानी इस काट के अंदर जो इनर्शिया है उसका भी रोल है इस फोर्स को जनरेट करने में, दोनों ऑब्जेक्ट का रोल होता है इस फोर्स को जनरेट करने में, और ये फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पे लगती है, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। यही तो होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, ये इस तरीके से एरो शो कर सकते हैं, यानी बी ए को इधर पुल कर रहा है और ए बी को इधर पुल कर रहा है, दोनों सेम फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, ठीक है ना। ओके, तो आपने यहां पे देखा कि ये जो इस रस्सी में जो टेंशन जनरेट हो रही है ना, जैसे ही उस पर्सन ने पुल किया तो इसके इनर्शिया की वजह से और इसके खींचने की वजह से, है ना, इसके अंदर भी मास है और इसके अंदर भी मास है, तो क्या हो जाएगा, एक टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएगी। तो यहां पे एक, है ना, टेंशन फोर्स जनरेट हो गई है, इस पूरी रस्सी के अंदर एक टेंशन फोर्स जनरेट हो गई है। अगर इस है ना काट के ऊपर ये पर्सन पुल कर रहा है तो ये काट के ऊपर तो इस तरह से आ जाएगा टेंशन, है ना। और अगर इस पर्सन को हम देखेंगे तो ये पर्सन इस तरफ खींचा चला आ रहा है टी फोर्स से, है ना, ठीक है। दोबारा देखते हैं इस डायग्राम को, है ना, ये पर्सन है और ये काट है, तो ये जो रस्सी बंधी हुई है ना, अब ये टेंशन फोर्स कैसे काम करेगी, यहाँ पे इस पूरी रस्सी में एक टेंशन आ गई, है ना। तो इस पर्सन को तो इधर से पुल ये काट कर रही है और इस काट को ये पर्सन इधर से पुल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये फोर्स कैसी हो गई, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों पे लग रही है, सेम वैल्यू की फोर्स लग रही है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, ठीक है ना। ओके, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए कम से कम, है ना। तो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक पर्सन है और ये काट है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, और ये फोर्स कैसी है, इस सिस्टम की इंटरनल फोर्स है ना। जब ये इंटरनल फोर्स है इस सिस्टम की ये अंदर इंटरनल फोर्स है और दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, है ना। सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। आप देखो कि इस टेंशन की वजह से ये व्यक्ति आगे की तरफ खिसकेगा और इस टेंशन की वजह से ये काट आगे खिसकेगी, तो धीरे धीरे दोनों आगे खिसकते जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सेंटर ऑफ मास पे, इसी पोजीशन पे आके मिल जाएंगे, है ना। दोनों इस तरीके से शिफ्ट होते होते इसी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी आपने देखा कि जब इंटरनल फोर्स लग रही है, ये फोर्स कैसी है, इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स है, और इसलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहेगी। ओके, अब आप देखो कि इसको हम न्यूटन के लॉ से भी समझ सकते हैं। न्यूटन के लॉ से आप देखो इसको, है ना, इस सिचुएशन को न्यूटन के लॉ के हिसाब से देखते हैं। देखो ग्राउंड तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा था क्योंकि ग्राउंड में तो फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ग्राउंड से कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है टेंशन फोर्स, जो कि ये दोनों ऑब्जेक्ट, इस सिस्टम की ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, सिर्फ वही फोर्स है जो कि क्या है, इंटरनल फोर्स, है ना। ओके, अब आप देखो अगर इसको न्यूटन के लॉ के हिसाब से हम समझें तो क्या होगा, ये पर्सन का मास कितना था, m, है ना। तो ये m मास का ऑब्जेक्ट है,
ये कितनी फोर्स से इधर पुल हो रहा है, टी फोर्स से, है ना। दूसरी तरफ एक और एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कितनी फोर्स से पुल हो रहा है इधर, टी फोर्स से, है ना। आप देखो दोनों का मास सेम है और दोनों पे सेम वैल्यू की फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी दोनों में सेम एक्सेलरेशन जनरेट होगा, है ना। इसके अंदर भी ए एक्सेलरेशन जनरेट होगा और इसके अंदर भी ए एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों में सेम एक्सेलरेशन आएगा और दोनों बराबर दूरी तय करते हुए यहाँ पे बीचों बीच आ जाएंगे, बीचों बीच मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी फिजिक्स है ना। आपने देख लिया कि ये इंटरनल फोर्स है और इसकी वजह से ये खिंचते हुए पास में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। न्यूटन लॉ से भी आप इसको समझ सकते हो कि दोनों का मास सेम था, सेम फोर्स उस पर लग रही है, तो दोनों के अंदर सेम एक्सेलरेशन जनरेट होगा और उसकी वजह से ही दोनों पास आते जाएंगे और यहाँ मिल जाएंगे, है ना। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहेगी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि ये एक इंटरनल फोर्स है ना। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। हमको मालूम था कि ग्राउंड स्मूथ है तो ग्राउंड तो कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता, ठीक है ना। ओके, अब हम इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन था ना उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन था दे विल नेवर मीट, है ना। हो सकता है कि कोई बच्चा ये सोचे कि ग्राउंड में तो फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यानी वो पर्सन खींचता जाएगा और वो चल नहीं पाएगा उस पर, है ना। आपको मालूम है कि बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं सकते, है ना। ये चीज़ हमको मालूम है कि ग्राउंड पे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम चल नहीं पाएंगे, और अगर कोई कार है तो उसके टायर भी नहीं चल पाएंगे, वो एक ही जगह घूमते रहेंगे, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से ही वो फोर्स जनरेट होती है और हम आगे की तरफ जाते हैं, है ना। तो कोई बच्चा ये सोच सकता है कि जब वो पर्सन खींच रहा है उसको, कार्ट को, तो क्योंकि ग्राउंड में फ्रिक्शन है ही नहीं तो वो आगे चल ही नहीं पाएगा, है ना, फिसलता रह जाएगा और आगे नहीं चल पाएगा, है ना। यहां तक ये बात ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि वो तो नहीं चल पाएगा लेकिन कोई उसको खींच तो सकता है ना। आप नहीं चल पा रहे लेकिन आपको कोई खींच तो सकता है ना, यानी जो रस्सी बंधी हुई थी उससे जो फोर्स लग रही है वो आपको खींच के आगे ले जाएगी, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है ना, है ना, हो सकता है। यानी ये ऑप्शन गलत है ना, ठीक है ना। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, दोनों x = 5 मीटर पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आपने यहां पे देखा कि फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट काफ़ी हैं, वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे और उसकी वजह से दोनों में सेम एक्सेलरेशन जनरेट होगा और दोनों बीचों बीच आके मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, इसका इलिस्ट्रेशन एक यूट्यूब चैनल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे उन्होंने इसको इलिस्ट्रेट कर रखा है। उसमें उन्होंने क्या किया है कि, है ना, दो कार्ट बनाई इस तरीके से, और है ना दोनों पे एक, इस पे एक पर्सन है और इस पे भी एक पर्सन है, और ये इनके बीच में एक रस्सी है, रस्सी से ये एक दूसरे को खींचते हैं, है ना, ये है ना पुल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो क्या होगा, है ना, ये यहाँ पे व्हील इसलिए लगाया कि व्हील से मिनिमाइज हो जाएगा फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन को हम लगभग नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि व्हील की वजह से बहुत कम फ्रिक्शन होगा और ये जरा सी फोर्स से ही चलने लग जाएंगे, है ना। तो असेंशियली हम यहाँ मान रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इस तरीके से जब ये दोनों खींचेंगे इस रस्सी को तो क्या होगा, दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के बीचों बीच यहाँ पे आके मिल जाएंगे, दोनों पास आ जाएंगे, है ना। ये फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अगर एक ये क्वेश्चन आता, सपोज कीजिए कि स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट्स हैं, दो एस्ट्रोनॉट हैं, और है ना, एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था कि अपने स्पेस जो शिप है उससे बहुत दूर है ये, है ना, यानी स्पेस शिप इन पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा और एक स्पेस में है तो कोई प्लेनेट आसपास नहीं है, ठीक है ना, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका भी कोई मास है और इसका भी कोई मास, सपोज कीजिए m' है, कोई भी मास हो सकता है। तो क्या होगा कि दोनों के मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या होगा, वो इंटरनल फोर्स होगी, है ना। इनका जो ये जो सिस्टम है आपका, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो
इनका जो सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी हो सकता है। सपोज कीजिए ये भारी है, सपोज कीजिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए इधर है ना, तो ये सेंटर ऑफ मास तो इधर ही रहेगा। लेकिन क्योंकि इनके म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि दोनों के पास मास है और ग्रेविटी फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये है ना इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पास आते जाएंगे और इसी सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे यहीं पे, ठीक है ना। ये भारी है तो इसमें कम एक्सेलरेशन जनरेट होगा, वो थोड़ा हल्का है तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन जनरेट होगा, उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन जनरेट होगा तो वो ज़्यादा ये जो डिस्टेंस है इसको कवर कर लेगा, इतने में ये इधर आ जाएगा, तो दोनों अपने सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे, है ना। तो ये है पूरी फिजिक्स, ठीक है। ओके, आइए फाइनली हम ये देख लेते हैं कि अगर कार्ट का मास ट्वाइस होता है ना तो फिर क्या सिचुएशन होती है ना। ओके, तो कार्ट का मास सपोज कीजिए 2m होता है ना और पर्सन का मास m है ना। इस बार कार्ट का मास ट्वाइस है ना। ओके, और जो कार्ट से रस्सी बंधी हुई है और ये रस्सी इसके हाथ में है, ठीक है। अभी सिचुएशन रुकी हुई है ना, अभी कोई नहीं चल रहा है, बस इसके हाथ में रस्सी है ना। ओके, तो आपका जो सिस्टम है वो क्या है? पर्सन और ये जो कार्ट है ये दोनों आपके सिस्टम में है ना। यानी आपके सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन और एक ये कार्ट, है ना। अब आपने यहाँ देखा कि है ना ये पर्सन इस रस्सी को खींचना चालू करेगा, ठीक है ना। तो इस रस्सी में क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी, है ना। एक टेंशन फोर्स आ जाएगी इस रस्सी में। इस फोर्स से ये कार्ट पुल होगी इधर और इस टेंशन से ये पर्सन इधर पुल होगा, है ना। आपको मालूम है कि दो ऑब्जेक्ट एक फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं और वो फोर्स दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगती है ना। यानी कार्ट और पर्सन ने एक फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स है। तो इस रस्सी में टेंशन आ जाएगी और ये वो फोर्स है जो दोनों शेयर कर रहे हैं, है ना। इसको बनाने में दोनों का रोल है ना। और ये इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, दोनों पे लग रही है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि ग्राउंड तो फ्रिक्शनलेस है, यानी ग्राउंड की तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही, है ना। तो ये जो फोर्स है, ये जो आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये कौन सी फोर्स है? ये एक इंटरनल फोर्स है ना। यानी जब सिस्टम के दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स होती है इंटरनल फोर्स, है ना। यानी इस सिचुएशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। ओके, नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और ये जो फोर्स है टेंशन वाली, इस सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना। ये फोर्स कौन सी है? इंटरनल फोर्स। ये इंटरनल फोर्स है ना। यानी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो सेंटर ऑफ मास, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी पोजीशन से, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, है ना। सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का जहां है वहीं रहेगा, है ना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अभी इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे था, है ना। अभी इन दोनों ने चलना स्टार्ट नहीं किया तो सेंटर ऑफ मास कहां पे है? अगर ये मास 2m है और ये मास m है ना, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रस्सी 10 मीटर की है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? जो ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट है उसके पास होगा, है ना। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का यहाँ पर है ना। ये जो पोर्शन है ये कितना आ जाएगा? 10/3 मीटर, और ये आ जाएगा आपका 20/3 मीटर। यानी आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये ट्वाइस है इसके, है ना। जितना ये डिस्टेंस है उसके ट्वाइस है ना। इसी तरीके से ये डिस्टेंस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मास 1 है तो इसका जो डिस्टेंस है वो इधर है, और ये मास ट्वाइस है तो इसका डिस्टेंस उधर है ना। इसी रेशियो के हिसाब से ये जो आपका 10 मीटर है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि जब ये इसको रस्सी को खींचने लगेगा तो क्या होगा? इस फोर्स की वजह से, क्योंकि इस पर टेंशन लग रही है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है, नीचे में ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको आप कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये टेंशन से आगे चलेगा, है ना। और
इस काट में भी टेंशन लग रही है, इस टेंशन फोर्स से ये काट आगे जाएगी, तो दोनों धीरे धीरे चलते हुए अपने सेंटर ऑफ मास पे आ जाएंगे, है ना। सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो क्या होगा कि ये दोनों इस हिसाब से चलेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास उसी जगह रहेगा और धीरे धीरे आके ये अपने सेंटर ऑफ मास पे मिल जाएंगे, है ना, जो कि यहाँ से कितना दूरी पे है, 20/3 मीटर, है ना। ये सेंटर ऑफ मास हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, ओके। अगर इसी सिचुएशन को हम न्यूटन्स लॉ से करें, है ना, तो भी हम कर सकते हैं। आप देखो इस तरफ मास कितना है, इस तरफ मास m है और इस पे फोर्स कितनी लग रही है, T टेंशन फोर्स लग रही है ना। यहाँ पे मास कितना है, 2m मास है, यानी उससे ट्वाइस मास है यहाँ पे, है ना। और इस पे कितनी फोर्स लग रही है, इस पे भी टेंशन फोर्स लग रही है। ये एक ही फोर्स थी जो कि दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लग रही है ना। ओके, अब आप यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे इस पर्सन का एक्सेलरेशन a डेवलप हुआ, है ना, इस फोर्स की वजह से इस मास में कितना एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, a एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, है ना। अब यहाँ पे वही फोर्स है लेकिन मास ट्वाइस है, तो क्या होगा, इसको खींचना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि मास ट्वाइस है और फोर्स सेम है, तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब आप ये देखो कि इसको ट्वाइस डिस्टेंस कवर करना है ना, और इसका एक्सेलरेशन a है, इसको हाफ डिस्टेंस कवर करना है और इसका एक्सेलरेशन हाफ है। तो दोनों सिचुएशन बिल्कुल सही बैठ गई, है ना। आप देखोगे कि एक ही टाइम पे दोनों इधर आ जाएंगे, इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है लेकिन इसका एक्सेलरेशन भी इससे डबल है ना। इसको आधी दूरी तय करनी पड़ रही है, इससे आधी दूरी तय करनी पड़ रही है काट को, लेकिन उसका एक्सेलरेशन भी कम है ना। तो इस तरीके से सिचुएशन ये रहेगी कि दोनों एक ही टाइम पे सेंटर ऑफ मास पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो आपने देखा कि कैसे एनालाइज करना है कि जब किसी सिस्टम में कि ऑब्जेक्ट्स आपस में फोर्स लगाते हैं तो वो होती है इंटरनल फोर्स, है ना। और इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। मोशन तो होगा, ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोशन तो हो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से होगा, अपने आप चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। इस तरीके से होगा कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, है ना। अभी भी देखो मोशन तो हो रहा है इसमें, लेकिन ये मोशन इस तरीके से होगा कि ये तो इससे डबल एक्सीलरेशन से चल रहा है और इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, और ये हाफ डिस्टेंस पे है तो इसका एक्सेलरेशन भी कम है ना। तो दोनों इस तरीके से आएंगे कि सेंटर ऑफ मास इनका वही रहेगा, है ना। ये है बात, ओके। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि अगर सिस्टम, आपका जो सिस्टम है उसके जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो सिस्टम से बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं और उससे फोर्स जनरेट करते हैं तो वो फोर्स होगी एक्सटर्नल फोर्स, है ना। यानी ये पर्सन अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन होता, है ना, तो ये पर्सन अगर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट यानी ग्राउंड से इंटरेक्ट करके फोर्स जनरेट करता तो वो फोर्स होती है एक्सटर्नल फोर्स, है ना। यानी जब सिस्टम के ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरनल फोर्स, और जब वो बाहर के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करके फोर्स जनरेट करते हैं तो वो हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, है ना। इंटरनल फोर्स लग सकती है, आप देखो फोर्स लगाने के लिए सिर्फ दो ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, और वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, है ना। ग्राउंड पे यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच नहीं सकते, है ना। ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए ये रस्सी थी, और इस रस्सी की वजह से दोनों ने इंटरेक्ट कर लिया, है ना, और टेंशन फोर्स डेवलप हो गई और इससे इनके अंदर मोशन जनरेट हो गया, है ना। तो ये इसका फिजिक्स है पूरा, है ना। ओके, सो आई होप दैट you get some insights and more clarity on this concept of center of mass, है ना। ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दे रखा है कि टू पार्टिकल्स दे रखे विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दोनों पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन, है ना। अपने इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। एक पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है और दूसरा पार्टिकल 2v स्पीड से मूव कर रहा है,
किसी एक इंस्टेंट पे ये हमको दे रखा है ना। तो हमसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड क्या है वो पूछा गया है, ठीक है ना। ओके, अब जैसे ही किसी बच्चे ने ये फ्रेज देखा यहाँ पे इंटरनल अट्रैक्शन, तो वो समझ जाएगा कि सिस्टम की इंटरनल फोर्स की बात हो रही है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही से वो पार्टिकल्स आपस में फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से मूव कर रहे हैं, है ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। ओके, अब यहाँ पे गलती क्या हो सकती थी कि जो एक्सप्रेशन होता है सेंटर ऑफ मास की, जो वेलोसिटी निकालने का एक्सप्रेशन होता है ना, पहले पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी, दूसरे पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। अब इस क्वेश्चन में दोनों पार्टिकल्स का मास नहीं दे रखा, तो अगर हम उसको सेम मान लेते हैं, दोनों के मास को सेम मान लेते हैं, और है ना, और ये भी मान लेते हैं कि दोनों की जो वेलोसिटी हमको दे रखी है, पहला जो पार्टिकल है m मास का वो v से इधर जा रहा है, और दूसरा पार्टिकल है उसका भी मास सेम मान लेते हैं, ये 2v से इधर जा रहा है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन को हमने प्लस मान लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि आप देखो, अगर इस एक्सप्रेशन में हम इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, m मास को इधर रखते हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v आ जाएगी, प्लस में आएगी क्योंकि इसी डायरेक्शन को हमने प्लस माना है। m दूसरे पार्टिकल का मास भी सेम है और इसकी स्पीड 2v दे रखी है, तो ये 2v आ जाएगा। नीचे ये डिवाइड हो गया m प्लस m यानी 2m, है ना। तो ये चीज़ कितनी आ गई, आप देखो, ये mv है और ये 2mv है, तो ऊपर आ गया 3mv, ये डिवाइड हो रहा है 2m से, है ना। अब आप देखो कि यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 3/2v, है ना, यानी कि 1.5v आ गया, 3/2 से डिवाइड हो गया 1.5v आ गया, है ना। अब देखो क्वेश्चन में ये ऑप्शन दे रखा है 1.5v, है ना, तो ये गलती हो सकती है, लेकिन जिसको कंसेप्ट मालूम है वो तो क्या करेगा कि जैसे ही उसने देखा कि इंटरनल अट्रैक्शन की बात हो रही है, यानी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, जब मूव ही नहीं कर रहा तो उसकी स्पीड 0 होगी, है ना। तो ये जो हमने किया है ये गलत है ना। ये जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है वो कब आएगी, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तभी वो चल सकता है, ठीक है ना। अगर इस एक्सप्रेशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना, इसी एक्सप्रेशन को इस क्वेश्चन में के हिसाब से अगर आप अप्लाई करते हो तो हमको कैसे करना है, m1 ये v1 वेक्टर है प्लस m2 v2 वेक्टर है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब कैसे यूज करना है ना, अब इस क्वेश्चन में हमको दे रखा था इंटरनल अट्रैक्शन, यानी कि इंटरनल फोर्स है ओनली, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये जैसे ही आपको मालूम चला, आपने इसकी वैल्यू कितनी रख दी, 0, है ना, और ये नीचे वाला जो टोटल मास है ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब जो भी वेलोसिटी और जो भी मास आपको दे रखा है क्वेश्चन में उसको यहाँ पे डालना है और दोनों वेलोसिटी और इसमें रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से यूज करना था, है ना, ये चीज गलत है। तो आपका आंसर क्या है, सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा तो उसकी स्पीड 0 है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। और ये जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इसकी पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट होगी, ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल से सीखनी है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का पूरा लेसन देख सकते हो, है ना। वहाँ पे इस बात को बहुत डिटेल से समझाया गया है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं होगा, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।